Now we will solve exercise number 5.3. Give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kg. बच्चों हमें एक स्टोन पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, वो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और किस डायरेक्शन में लगता है वो फाइंड करना है. हमें स्टोन का मास गिवन है 0.1 kg और हमारे पास स्टोन के लिए 4 केसेस हैं. हमें इन 4 केसेस में स्टोन पे लगने वाला रिजल्टेंट दैट इज नेट फोर्स फाइंड करना है और किस डायरेक्शन में लगता है वो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है. चलो पहला देखते हैं. वेरी फर्स्ट दैट इज ए. Solution. Just after it is dropped from the window of a stationary train. जब हम किसी स्टेशनरी स्टेट में कोई ट्रेन में की विंडो में से किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे, दैट मीन्स हम उसको फ्री फॉल कराएंगे, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने की ट्राई करेगा. दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन मोशन करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो यहां पे हम लिख सकते हैं व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड, व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन. कोई ट्रेन जो स्टेडी पोजीशन में है उसकी विंडो में से हम 0.1 kg मास के स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो उस पे नेट फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में लगेगा. अब बच्चों देखो, ट्रेन स्टेशनरी है दैट इज स्टेडी स्टेट में है, मींस उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है. जब हम स्टोन को स्टेशनरी ट्रेन में होल्ड करेंगे तो स्टोन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज हमारे हैंड ने ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्टोन को बैलेंस किया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके. बट हम जब स्टोन को रिलीज करेंगे, स्टोन को ड्रॉप कराएंगे, तब स्टोन पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. सो हम यहां पे लिख सकते हैं व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन, कितना नेट फोर्स लगेगा, स्टोन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. भाई यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, सो रिजल्टेंट फोर्स ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ नेट in first case when stone is dropped from the window of stationary train, F net is equal to m into g, where m is mass of stone 0.1 kg multiply by g acceleration due to gravity. हम यहाँ पे for simplicity 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे. एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, बट यहां पे हम फॉर सिंप्लिसिटी 10 मीटर सेकंड स्क्वायर लेंगे. सो 0.1 वी कैन राइट 1/10 kg मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर सेकंड पावर -2 एज इट इज. So 10 divided by 10 cancel out. So we can write 1 kg meter second power -2.
और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग kg मीटर सेकंड पावर -2 वी कैन राइट 1 न्यूटन. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन व्हेन वी ड्रॉप इट फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, एफ नेट इज इक्वल टू 1 न्यूटन. 1 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा. दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ वी विल डिस्कस सेकंड केस which is denoted by small b. Just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 किलोमीटर पर आवर. सो यहां पे हम लिख सकते हैं constant velocity of train, constant velocity of train स्मॉल b इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करेंगे. सो v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर. सो v इज इक्वल टू अब बच्चों 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होगा. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 36 किलोमीटर वी कैन राइट 36000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, दैट इज 3600 सेकेंड. सो वी कैन राइट 3600 सेकेंड. 0 cancel out on numerator and denominator part. So velocity of stone will be 360 divided by 36, हमें मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो नॉट वेलोसिटी ऑफ स्टोन, maybe it is okay, it is a velocity of train moving with constant velocity. So ट्रेन की कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी मिली 10 मीटर पर सेकेंड. चलो अब देखो, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी 0. जब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, सो वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन करेगा. बच्चों यहां पे जब हम किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने वाली ट्रेन के विंडो में से किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे, तो उस स्टोन पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा. सो यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रेन इज मूविंग with constant velocity. भाई ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा. भाई वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा. सो नेट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विल बी 0. सो कोई एक्स्ट्रा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा. सो यहां पे हम लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन अ स्टोन, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यहां पे फर्स्ट केस में जो 1 न्यूटन फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो मास ऑफ स्टोन 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय g. बच्चों हमने यहां पे क्या किया, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड दैट इज ऐसा यूनिट में ट्रांसफर किया, बट यहां पे तो वेलोसिटी कोई काम में आने ही नहीं वाली. सो आप इसको 36 किलोमीटर पर आवर में रखोगे तो भी चलेगा. सो g की वैल्यू
10 मीटर सेकेंड पावर -2, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 न्यूटन. सो इन सेकंड केस द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन व्हेन वी ड्रॉप इट फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर विल क्या होगा, नेट फोर्स 1 न्यूटन होगा. ओके, इन विच डायरेक्शन, ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. हमारे पास दो केस हो गए. फर्स्ट था जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, एंड सेकेंड वन जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, चलो अगर हो गया है तो हम आगे का देखते हैं. केस नंबर सी एंड केस नंबर डी. Now बच्चों केस नंबर सी एंड केस नंबर डी इज द मोस्ट IMP केस. सो केस नंबर सी देखते हैं. जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टोन को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन, बट ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है. सो यहां पे हम लिख सकते हैं स्टोन इज dropped from window of train accelerating with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बच्चों होगा क्या, ट्रेन जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है फॉर अ स्टोन, भाई ट्रेन का कंपार्टमेंट है वो स्टोन के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. सो मान लो कि हम किसी बस में या ट्रेन में बैठे हैं. अगर ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही होगी, तो अगर हम उसमें बैठे हैं या तो स्टेडी पोजीशन में खड़े रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी भी कितनी होगी, जितनी वेलोसिटी से बस या ट्रेन मूव करेगी उतनी वेलोसिटी से हम भी मूव करेंगे. या एक बात सही है कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हमारी वेलोसिटी 0 होगी, बिकॉज हम ट्रेन में या तो बस में स्टेडी पोजीशन में खड़े हैं. ओके, यहां पे देखो, यहां पे इस केस में क्या है कि हम ट्रेन की विंडो में से किसी स्टोन को ड्रॉप कराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, बट यहां पे सिचुएशन थोड़ी अलग है. ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग विद द मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने मैग्नीट्यूड से ट्रेन आगे बढ़ रही है. सो यहां पे स्टोन पे 2 फोर्स लगेंगे. जब हम ड्रॉप कराएंगे सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ड्यू टू एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज ऑन द इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा. यहां पे देख सकते हो आप, देखो यहां पे एक स्टोन है, स्टोन पे फर्स्ट फोर्स लगेगा. अगर हम फर्स्ट फोर्स की बात करें, कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. एंड सेकंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन लगेगा, विच इज डिनोटेड बाय F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स F इज इक्वल टू ma. ड्यू टू एक्सेलरेशन कितना फोर्स लगा, F2 जितना. अब देखो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. मीन्स बोथ फोर्स एक्टिंग ऑन अ
stone are perpendicular to each other. अब देखो यहां पे हम वन बाय वन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. यहां से F1 is equal to m into g. What is the mass of stone? 0.1 kg multiply by acceleration due to gravity. हमने क्या लिया फॉर सिंप्लिसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 1 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकंड फोर्स जो ट्रेन के मोशन के अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो मास इनटू एक्सेलरेशन. मास ऑफ स्टोन है 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने से एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है. सो उसमें रखा हुआ स्टोन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से मोशन करेगा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मीटर सेकंड पावर -2. चलो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1. हम 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सो वो वैल्यू ही रहेगी. सो 0.1 न्यूटन. सो कितना फोर्स लगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू एक्सेलरेशन 0.1 न्यूटन लगा. अब बच्चों हमें इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, उसमें हमने पढ़ा कि अगर हम किसी दो वेक्टर का एडिशन लेते हैं और दोनों की रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करते हैं तो हमारे पास दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए दो मेथड है. एक्चुअली वी हैव 3 मेथड बट हम यहां पे दो मेथड की ही बात करेंगे. फर्स्ट मेथड है ट्राइएंगल मेथड कि हम ट्राइएंगल मेथड दैट इज टेल से टेल को जोड़ के, दैट इज हेड टू टेल मेथड. एक्चुअली फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल रखेंगे और चलो हम यहां देख ही लेते हैं. देखो यहां पे अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए. ओके, दिस इज अ वेक्टर ए. Length of arrow represent the magnitude of that physical quantity and B है B वेक्टर है B ऐसे है. दोनों के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हुआ है थीटा जितना. चलो एंगल को छोड़ो, पहले ये देख लो. चलो अब हमें ये दोनों जो वेक्टर है उसका एडिशन करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है. सो हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट मेथड देखते हैं पहले ट्राइएंगल मेथड. ट्राइएंगल मेथड, चलो ट्राइएंगल मेथड को कैसे यूज कर, ये जो ट्राइएंगल मेथड दिख रहा है ना आपको, उसका दूसरा नाम है हेड टू टेल मेथड. हेड टू टेल मेथड. हेड टू टेल, हेड से टेल को ज्वाइन करना है. चलो हेड टू टेल मेथड हमें क्या कहता है? फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, this arrow represent the head of given vector and this the tail of given vector. हमें क्या करना है? हेड टू टेल, हेड से टेल को ज्वाइन करना है. फर्स्ट वेक्टर के हेड पे हम सेकंड वेक्टर का टेल रखेंगे और ऐसे रखेंगे कि इस वेक्टर की जो पोजीशन है दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर डज नॉट चेंज. इस वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, वेक्टर को हम पैरेलल मूव करा सकते हैं. सो यहाँ से हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं. आप जहाँ रखना चाहते हो वहाँ रख सकते हो. कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए.
अगर मैं इस मार्कर को एज अ वेक्टर कंसीडर करूं और इस मार्कर को यहां से हटा के यहां पे रखूं, तो ऐसा मैं कर सकता हूं बिकॉज शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज वैलिड। हम वेक्टर को एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। माइंड में रखना क्या है, आप जब किसी वेक्टर को शिफ्ट करो तो आप उसको सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। सो यहाँ से मैं इस वेक्टर को उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखूंगा। सो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख दिया। सो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर का टेल जॉइंट हुआ। सो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल मेथड। चलो अब इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो रिजल्ट लाने के लिए, फॉर रिजल्ट, जो बच्चों अभी हमारा 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन बेबी नहीं हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। सो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। फॉर रिजल्ट, हम जब दो वेक्टर को ट्रायंगल मेथड से ऐड करते हैं तो रिजल्ट लाने के लिए हमें एक मेथड फॉलो करनी पड़ती है। वो क्या है, वो होगा टेल टू हेड। हमने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल रखा। रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जोड़ता, ज्वाइन करता हुआ एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय आर। भाई साइंटिस्टों ने खुश होके रिजल्टेंट वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट किया। ओके चलो, सो हम भी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू ऐड टू वेक्टर्स। सेकंड मेथड देखते हैं, उसका नाम है पैरेललोग्राम मेथड। क्या नाम है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम बनाएंगे, उस पे से हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे। चलो हम इस मेथड का यूज करके यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वेक्टर कहाँ है, वेक्टर ए यहाँ पे है। ओके चलो, पैरेललोग्राम मेथड में क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के टेल जो जॉइंट होने चाहिए, दैट इज टेल टू टेल मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, टेल टू टेल मेथड। टाल से टाल मिलाओ, टेल टू टेल मेथड। फर्स्ट वेक्टर के टेल से हम सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पे हो गया फर्स्ट वेक्टर का टेल, यहाँ से हो जाएगा, हम इसको यहाँ तो कुछ करना है ही नहीं। देखो यहाँ पे दोनों के टेल जो ऑलरेडी ज्वाइंट हुए हैं। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइंट किया, दैट इज अ टेल टू टेल हो गए। अब ध्यान में रखना, पिक्चर अभी स्टार्ट हुआ है। अब हमें यहाँ पे देखा, हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। सो इस वेक्टर को, ऐसे ही वेक्टर को, इसके ट्विन्स ऐसा ही एक वेक्टर हम लेंगे और यहाँ पे शिफ्ट करेंगे उतनी ही लेंथ का। देखो इतनी लेंथ का वेक्टर है, वैसा ही वेक्टर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। कैसे शिफ्ट किया, सेकंड वेक्टर के हेड पे जो वेक्टर शिफ्ट किया उसकी टेल आए, और इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। ख्याल आ रहा है, देखो फिर से एक बार, इस वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले गए। भाई जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का भी होगा। बी को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले गए। एक्चुअली परफेक्ट शिफ्टिंग नहीं हुई है, इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग, तो एक ऐसा हमें मिलेगा, ऐसा, बराबर। चलो ये हो गया वेक्टर बी।
अब हमें दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फैक्टर निकालना है। सो रिजल्टेंट फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के टेल से टेल जॉइंट हुए हैं, वहां से दोनों के हेड टू हेड जॉइंट हुए हैं, वहां जॉइंट करता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। हमने ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो, आप नोट कर ही लीजिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो कल कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं, हो गया। चलो हम पैरेललोग्राम मेथड का यूज करके दो वेक्टर को ऐड करेंगे। चलो हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर को हमने बोला फोर्स, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, हमने देखा था फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड फोर्स है इस डायरेक्शन में, एंड दिस फोर्स आल्सो विल बी वेक्टर क्वांटिटी। दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इट इज 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे पैरेललोग्राम मेथड यूज करने के लिए, आपको ये जो वेक्टर दिख रहा है वैसा ही वेक्टर हम यहां पे शिफ्ट करेंगे। देखो यहां पे किया, चलो ऐसा ही वेक्टर हम यहां पे शिफ्ट करेंगे, कर दिया। अब एक नया रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दोनों के टेल टू टेल जॉइंट हुए हैं, वहां से दोनों के हेड टू हेड को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, सो हमने रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमने फर्स्ट फोर्स में सेकंड फोर्स को ऐड किया बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। बच्चों हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो ये भी आपको फोर्थ चैप्टर में ही आएगा। रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू, आप यहाँ पे याद रखना कैसे आएगा, चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। सो R इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। बच्चों यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड बोला, सो एरो को हटा दो भाई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स F1 एंड F2। यहाँ पे हमें पता है we know that force F1 is perpendicular to force F2. Both force are perpendicular to each other, so angle formed between them is 90 degree. So यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, cos थीटा कितना है 90 और cos 90 इज इक्वल टू 0। चलो हम इस वेक्टर को सॉल्व करते हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर। फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू 1, सेकंड वेक्टर की वैल्यू 0.1 इंटू कॉस 90 0।
बच्चे थर्ड टर्म है ना वो जीरो हो जाएगी, जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1, 0.1 होगा 1/10, फिर से एक बार 0.1 होगा 1/10 उसका होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा। मीन्स हम जब 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.01। सो यहाँ पे आंसर मिला 0.01। सो रिजल्टेंट फैक्टर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.01, 1 plus 0.01 is equal to 1.01. So resultant vector r is approximately, not exactly, is 1 Newton. रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिले, हम जब दो फोर्स को ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट में भी क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा ना। तो या यही हमें क्या मिला, दो फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स R 1 न्यूटन जितना मिला, अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन, एग्जैक्टली कितना मिलेगा हमें 1.01। अब देखो हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। भाई एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेकंड फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, पर दोनों का रिजल्टेंट फोर्स तो इस रेड मार्कर वाली डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में लग रहा है थीटा डैश, सपोज थीटा, इसको थीटा कंसीडर करो, थीटा। सो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो ये F1 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, F1 जितनी होगी। ये F2 है तो इसकी वैल्यू भी F2 जितनी होगी। सो हम यहाँ से tan थीटा कंसिडर करते हैं। देखो मैं रेड बॉल पेन का यूज़ करता हूँ, रेड मार्कर का। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, इस एंगल का अपोजिट क्या है, F1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है, F2 इज इक्वल टू, सो tan थीटा इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय F2 की वैल्यू 0.1। सो tan थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी, tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो हमें कितना मिलेगा, 10, कितना मिलेगा, 10। सो थीटा इज इक्वल टू 10 को हम वहाँ ले जाएंगे। सो tan इनवर्स, भाई यहाँ पे 10 है, दूसरी साइड जाके 1/10 होगा, दैट इज tan इनवर्स होगा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10, और हम tan इनवर्स 10 को लॉग टेबल में देखते हैं। तो लॉग टेबल में 10 की नेचुरल 10 में हम 10 को देखते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 84 डिग्री 18 मिनट। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे 84 डिग्री 18 मिनट। सो 84 डिग्री 18 मिनट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन मिली हमें। F2 से F1 की तरफ कितने एंगल पे मिला हमें, 84 डिग्री 18 डिग्री पे मिला। ओके, आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो इसको थीटा एंगल कंसीडर करके। हम इसके लिए दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, बाय ट्रायंगल मेथड और बाय पैरेललोग्राम मेथड। इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। टिक स्क्रीनशॉट, ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब बात करेंगे फोर्थ केस की, दैट इज केस नंबर डी। चलो केस नंबर डी में हमें क्या दिया गया है, lying on a floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train।
ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है उसके फ्लोर पे एक स्टोन रखा है और ये जो ट्रेन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है। बच्चों यहां पे देखो, ये एक कंपार्टमेंट कंसीडर करो। कंपार्टमेंट के फ्लोर पे यहां पे एक स्टोन रखा है। अब क्या होगा, स्टोन पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज वेट फोर्स W इज इक्वल टू mg जितना। बट वो फोर्स को तो फ्लोर ऑफ ट्रेन ने बैलेंस कर लिया, दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा। सो स्टोन नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा। सो वेट फोर्स ऑफ स्टोन इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ फ्लोर ऑफ ट्रेन एंड स्टोन सरफेस। चलो, तो एक फोर्स उस पे लगेगा, कौन सा फोर्स? ये जो कंपार्टमेंट है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, तो भाई स्टोन भी उसके साथ मोशन करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन। सो यहां पे हम लिख सकते हैं फोर्स, वी कैन राइट नेट फोर्स दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स acting on a stone lying on a floor of train moving with acceleration A is equal to 1 meter second power minus 2. So F net is equal to mass of stone into acceleration. So m 0.1 kg जो हमें गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मास ऑफ स्टोन इज 0.1 kg मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So 1 multiplied by 1, sorry, 0.1 multiplied by 1 is equal to 0.1 kg मीटर सेकंड पावर माइनस 2। सो हम न्यूटन लिख सकते हैं। दिस इज अ फोर्थ केस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन। थैंक यू।